हम्म अच्छा भाई, आपको कह रहे हैं स्टूडेंट सेटअप एन ऑपरेटर सर्किट ओवर हियर। ठीक है, इसमें सिमिलर है, इसमें वही इसने मूवेबल कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो इसको पिछले वाले की तरह ही करना है आपने। नोट कर लें, होमवर्क है। सही है, चलाते रहे, होमवर्क है, ये पूरा होमवर्क है। अब आपको क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेम वन एग्जांपल ऑफ ईच। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट। हम्म अच्छा भाई, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसको अगर आप लेके चलते हो, ये तो वो है गोल्ड लीव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, state the how the resistance of P varies with PD across it, suggest what component P is, and explain why the resistance of P varies with PD across it. Okay, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस डिफाइन करनी है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर, और उसके साथ साथ आर इक्वल्स टू वी आई वी अपॉन आई लिख दीजिएगा, थ्रू अ कंडक्टर। स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ पी वैरीज विद पी डी अक्रॉस इट। कैसे वैरी कर रही है भाई? रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जो है वो अगर करंट के अकॉर्डिंगली देखूं, हाउ, क्या पूछ रहे हैं? स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ पी वैरीज विद द पी डी अक्रॉस इट। अब आर के लिए मुझे ग्रेडियंट को देखना पड़ेगा। इधर ग्रेडियंट क्या है? आई अपॉन वी, जबकि रेजिस्टेंस क्या होती है? वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो जो यहाँ का ग्रेडियंट का बिहेवियर होगा, रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट उसका उल्टा पड़ेगा, है ना। तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी। भाई यहाँ ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना। वन अपॉन आर वाला है ना, देखो वन अपॉन आर वाला ग्रेडियंट है ना। देखो ग्रेडियंट यहाँ पर आई अपॉन वी है, आई है यहाँ पर, ये वी है। आई अपॉन वी तो वन अपॉन आर होता है ना, आर थोड़ी होता है। वी अपॉन आई जो है वो आर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट के जो इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पर, उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, आर इंक्रीजेस एज वी, और पी डी, पी डी बोला ना उसने भी, तो आप भी पी डी बोलो, एज पी डी इंक्रीजेस। ठीक है, सजेस्ट व्हाट कंपोनेंट पी इज। नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कंपोनेंट पूछ रहा है कि डिवाइस क्या है ये। मतलब फिलामेंट लैंप है, एसी है, फैन है, क्या है? क्योंकि देखो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से आर में चेंज, फिलामेंट लैंप है, क्योंकि आर चेंज होती है फिलामेंट लैंप की, टेम्परेचर बढ़ता है, तो आप कहेंगे कि फिलामेंट लैंप। जी, हो तो सकता है, सजेस्ट क्या है उसने, एक्यूरेट चीज तो आप बता भी नहीं सकते। फिलामेंट लैंप तो डेफिनेटली आपको पता है वो आर चेंज करता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है उसमें, तो आपका गलत नहीं होगा वो। डायोड भी हो सकता है, थर्मिस्टर भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ के टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ पी वैरीज विद पी डी अक्रॉस इट। एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ पी वैरीज विद द पी डी अक्रॉस इट। क्योंकि करंट बढ़ रहा है, इसको आप रिलेट करो करंट से। ठीक है, आप लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आप कह रहे हो कि एज वी इंक्रीजेस, ठीक है भाई, वी के इंक्रीज होने से आप क्या करोगे, पीडी चेंजेस हो रहा है ना, बल्कि आप डायरेक्ट रिलेट करा दो ना, करंट को बीच में से छोड़ दो, कि करंट तो डिक्रीज भी होगा किसी पॉइंट पे जाके। तो आप कह एज वी इंक्रीजेस, सो आर इंक्रीजेस
एस, ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिख देना, जगह यहाँ है नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई दिस, ये हो गया। कंपोनेंट पी इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन हियर। ये सर्किट है, पावर सप्लाई है, एमीटर इसका 20 ओम पैरेलल में, एमीटर 2 लगा हुआ है सीरीज में, एमीटर पैरेलल में कंपोनेंट पी लगा हुआ है, फिर उसके बाद एमीटर 3 लगा हुआ है, और आखिर में एमीटर 4 लगा हुआ है, और शुरू में एमीटर 1 लगा हुआ है। ठीक है, इनके पूछने से पहले थोड़ी सी ड्राइंग हम खुद कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से करंट आई गया, ये इसमें गया आई, इससे निकला आई, इसके अंदर गया आई 1, डिवाइड हो गया ना, यहाँ चला गया, बचा हुआ आई 2, वो इसके अंदर गया, यही आई 1 यहाँ से निकला, यही आई 1 यहाँ से निकला, इसमें आई 2 गया, यहाँ से बाहर आई 2 आया, सीरीज में बाहर आई 2 आया, ये दोनों यहाँ आके मिल गए, आई 2 आई 1, वापसी में आई बन गया दोबारा। ठीक है, ऐसे ही होगा। ये पूरा इसका मैंने डाइसेक्शन कर दिया ताकि अब वो सवाल पूछेगा ना तो हमें मुश्किल नहीं होगी। तो ये कहता है करंट इन द एमीटर 2 इज 0.4 एम्पेयर। एमीटर 2 में 0.4 एम्पेयर का करंट जा रहा है। एमीटर 2 कहाँ लगा हुआ है भाई, ये रहा। ओके, करंट इन द एमीटर 2 इज 0.4 एम्पेयर, जो कि आपका I1 होगा। ठीक है, साइड में मैं लिख लेता हूँ, एंड द करंट इन द एमीटर 3 इज 0.6 एम्पेयर। ठीक है, I2 है 0.6 एम्पेयर। डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर 1 एंड 4। एमीटर 1 में टोटल रीडिंग होगी ना, तो पहले एमीटर 1 की निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। सही है, कैसे निकालेंगे? दोनों में जो करंट आ रहा है ना वो प्लस हो जाएगा। जो वैल्यूज क्या है इसकी, 0.6 है और उसका 0.4, सॉरी 2 लिख दिया मैंने। तो आप देखो ये बनाने से हमें फायदा क्या हुआ, I1 ये क्या, I2 ये, हमें I1 I2 पता है, I1 I2 मिलके I बन जाएगा, और I वही करंट है जो एमीटर 4 और एमीटर 1 में जा रहा है। यहाँ देखो ना, पूरा मैंने तोड़ दिया ना इसको, प्लस है बैटरी का, इससे I निकला, I यहाँ गया, सीरीज में टूट गया, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, I1 बाहर निकल है यहाँ से, I2 भी यहाँ से बाहर निकला है वापसी, दोनों मिल गए वापस I बन गए। I बन रहा है ना, बोल रहा है भाई 4 और 1 में क्या करंट जा रहा है, तो वो जो 1 में जा रहा है वही 4 से वापस आ रहा है, और वो इन दोनों का सम है। तो आप लिख देंगे भाई I is equals to I1 plus I2, that is 0.4 plus 0.6 is equals to 1 एम्पेयर। सही है? नहीं, लेकिन मैंने उसको I1 I2 नाम दिया होता ना तो मैं उसको एज इट इज नाम दे रहा था, क्योंकि चेंज तो नहीं हो रहा ना। हाँ, जब चीज चेंज हो तो फिर उसका नाम डिफरेंट किया जाता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई ये, अब ये पूछता है इसके बाद, कैलकुलेट द पीडी अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर। पीडी अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर, पीडी तो सेम नहीं होना चाहिए, पीडी सेम होगा ना पैरेलल में, तो ये आपको कह रहा है 20 ओम रजिस्टर का पीडी निकालो, वोल्टेज V इक्वल्स टू IR। आप लिखो यहाँ पर भाई, आर पता है, आई आपने निकाल लिया I1। अच्छा, आई कितना, I1 0.4 इंटू 20, बताइए आंसर। 8 वोल्ट्स। पी कितना आ गया आपका, 8 वोल्ट्स। अब आपको कहता है स्टेट द पीडी अक्रॉस द पावर सप्लाई। सेम होगा क्योंकि पैरेलल में लगे हुए, पावर सप्लाई और रेजिस्टर 20 ओम का पैरेलल में है ना। तो आप यहाँ पर स्टेट बोला है ना, तो आपने से वैल्यू देनी है, कुछ रीजन नहीं देना। ठीक है, अगर वो कहता है डिस्क्राइब व्हाई इट इज सेम, तो फिर आप रीजन देते। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ पी इन द सर्किट। सही है। अब आप इसके लिए माइनस डायरेक्ट नहीं करेंगे, 1 अपॉन करके करेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये होती है पैरेलल में।
आपको पहले आर टी चाहिए होगी। आर टी कहाँ से निकलेगी? आपको वोल्टेज पता है पूरे सर्किट का, और पूरे सर्किट का करंट भी पता है, ठीक है। तो आर टी कहीं साइड में निकाल लो। आर टी इक्वल्स टू वी टी अपॉन आई टी, दैट इज वी अपॉन आई वन, आई बस आई हमने आई नाम दिया ना टोटल करंट को, 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर था ना टोटल, 8, हाँ, तो टोटल आ गया भाई ये 8 ओम। अब इसको जरा सॉल्व करो, यहां से मुझे R2 निकाल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताएं, इतनी लंबी कहानी क्यों कर रहे हैं? हमें वोल्टेज तो पता है सर्किट पी, वो कंपोनेंट पी का, तो करंट भी पता है, तो आर निकला है कहाँ से? तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। इसने सबको तो सर्च करवा दिया हमें। अच्छा आखिरी पार्ट हमेशा देख लिया करो, चीजें निकल आती हैं ऑलरेडी ना। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं भाई इसका मुझे चाहिए ना आर, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी तो वी होगा, आई कौन सा होगा, आई टू होगा, तो 8 volts divided by I2 is 0.6 एम्पेयर, तो इट्स रेजिस्टेंस इज, निकालिए। हो गया आंसर? क्लियर है? ये ज़्यादा आसान है ना, इतनी सारी वैल्यूज को जमा करो फिर वही चीज निकालो, तो ऑलरेडी निकली हुई है, तो जरूरत क्या है? ओके ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क में करें, ये भी होमवर्क है, सेम है। यहाँ पे क्या है, नाइट बल्ब है, ये है, ठीक है, ये होमवर्क है, चलाते जाओ। When a car is moving, electrical equipment is powered by AC generator. Okay, ये डिफरेंट है थोड़ा। When a car is moving, its electrical equipment is powered by an AC generator. The coil of the AC generator is rotated by the car's engine. कॉइल क्या हो रहा है, कार की इंजन से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा हूँ, द एक्सरसाइज इन फिगर 6.1, ड्रॉ स्केच a graph of the output voltage of the coil against the time for 2 rotations of the coil of the generator. एसी जनरेटर का रिस्पांस क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है, किस तरह का होता है, कल पढ़ा था। एसी जनरेटर का ग्राफ कैसा होता है, साइनसॉइडल वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है, बनाइए। से क्या रहा हूं, द एक्सिस इन फिगर 6.1 स्केच ग्राफ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉइल अगेंस्ट टाइम फॉर 2 रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर। तो 2 रोटेशंस बनानी है आपने, तो आप इसको, वैल्यू कोई भी नहीं है, तो आपने जनरली एक स्केच बना के को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक रोटेशन यहाँ हुई 1, एक यहाँ हुई 2, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर ही बनाइएगा, गैप बड़ा ना हो, तो थोड़ा सा गैप प्रोलॉन्ग हो गया, लेकिन कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सिमिलर हो। इसमें आपने ये दिखा दिया भाई, वी मैक्सिमम है, या वी नॉट कह दो उसको आप, ये जो है इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, क्लियर है। अब आप कहते हैं द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस एंड सो डज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे जैसे कार तेज चल रही है, वो एसी जनरेटर के कॉइल को भी रोटेट करा रही है, ठीक है। स्टेट 2 चेंजेस दैट दिस कॉज टू द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और
फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी ना। सो आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज। कल फैक्टर्स पढ़े थे, सारे 4 फैक्टर्स पढ़े थे इसके, जिसके मैंने 3-4 ग्राफ दिखाए थे आपको कि पहले डॉटेड ग्राफ होता है फिर मेन ग्राफ बनता है। जो डबल कर दोगे स्पीड को तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी, याद आ रहा है? वोल्टेज भी डबल हो जाएंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा है कल। आउटपुट वोल्टेज विल बी इंक्रीज्ड, frequency will be increased. आगे कहते हैं when the car engine is off, the current in the lamp from a 12-volt battery is 0.5 ampere. Calculate the resistance of the lamp. इसमें इससे आसान सवाल क्या होगा यार? R equals to V upon I. आंसर बताइए। 24 ohms। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 211। सेम है, ग्राफ वाला ही है, करें इसको। अच्छा, ये वाला हो जाएगा, चलो इसको क्विकली करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है a student makes a 2 volt battery, 2 volt की बैटरी बनाई स्टूडेंट बाय कनेक्टिंग 2 cells of electromotive force that is EMF 2 volts in parallel। तो 2 सेल्स पैरेलल में लगाए। इसके बाद कहते हैं the battery and an ammeter with different ranges and 3 different resistors are used to set up the circuit as shown here 11.1 में। इसने 2 वोल्ट की सेल्स लगाए पैरेलल में, इसने 2 रजिस्टर अंदर पैरेलल में लगाए और उसके साथ एक 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगाया और एमीटर लगाया है। आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज meant by electromotive force? It is a driving force to for the flow of electrons throughout the circuit. It is a driving force to flow electrons throughout the circuit। ठीक है, it is equals to work upon charge। 2 मार्क का ना, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने देनी जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। भाई बचपन से मैंने याद किया हुआ है W इक्वल्स टू QV। W इक्वल्स टू QV इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये फॉर्मूला याद रखो तो खुद ही सब कुछ ड्राइव हो जाएगा। P ड्राइव करना है W अपॉन Q, Q ड्राइव करना है W अपॉन V, W इक्वल्स टू QV याद रख लो। ठीक है, state one advantage of using 2 cells in parallel rather than using a single cell, that is 2 volts। one advantage लिख दो, it will last longer। resistor X and 3 ohm resistor have a combined resistance that is equal to 2 ohm। X और 3 ohm की combined resistance 2 ohm है। Calculate the total resistance of the circuit। आपके पास X है, 3 ohm है, X और 3 ohm पैरेलल में, ये कहाँ चला गया? X और 3 ohm क्या है पैरेलल में, X और 3 ohm पैरेलल में है, और आपको कहना है इसका टोटल कितना है, टोटल कितना बताया हुआ? तो आपको कह रहे हैं X और 3 ohm रेजिस्टेंस है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm। तो पहले तो इनकी वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन RT 1, RT 1 इसलिए कह रहा हूँ कि और रेजिस्टेंस भी है ना, इक्वल्स टू
1/x प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 2। तो आप निकालेंगे 1/x इक्वल टू 2 माइनस 1/3। इधर बताइएगा क्या बन रहा है आंसर। 2 माइनस 1/3 क्या होता है? 0.33 है ना, 1.77 हो जाएगा। टू माइनस 1/3 इज 1.67। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करो। वन से डिवाइड करना सिर्फ उसको। 0.5 ना आ रहा, जरा देख लें, सब कंफर्म करें जी। एक बार रिकन्फर्म करते हैं भाई। अच्छा ये मांग क्या रहा है? अच्छा ओ एक्स की वैल्यू तो इसने मांगी ही नहीं है, इसने कहा है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट बता दो, तो कोई मसला ही नहीं। फिर तो इतने आसान सवाल कब से देने लग गए? वो देख लेंगे ना जब मांगेगा तो। इधर देखें, इधर आ जाए बेटा, इधर एक्स की रेजिस्टेंस नहीं मांग रहा, वो पूरा है, पूरी सर्किट की बताओ। जब वो पूरे सर्किट की आपको बता रहा है तो आपको एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि ये दो पैरेलल की अगर टोटल रेजिस्टेंस 2 है और इसके साथ सीरीज में 2 ओम का और रेजिस्टर है, तो आप दोनों लोग को ऐड कर दो सिंपल। तो आर टी जो है वो सर्किट की हो गई 2 + 2 इज 4, एंड यहाँ लिख देंगे 4 ओम। अब आपसे एक्स मांगे, तो अब आप एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आर टी इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/2। अच्छा 1/RT ये है, यहाँ से जो निकलेगा वो आपको रियल आंसर देगा। ठीक है, तो आप कर लें 1/x इक्वल टू 2 माइनस 1/, इसका 3 ओम है ना? नहीं, ये जो इसके x के पैरेलल में ये 3 ओम है ना, तो इसका आंसर बताइएगा और रेसिप्रोकल करें। 0.66 0.6 ओम। ओके, सॉरी प्लस नहीं माइनस किया था ना ऊपर मैंने। यार ये छोटा नहीं आ रहा आंसर इसका, काफी छोटा आ रहा आंसर ये। देखो जरा, मुझे छोटा लग रहा है आंसर। ये तो प्लस है, सॉरी ये माइनस है ना, बस ठीक है। अच्छा अरे ये 1/2 है बस, ये 2 थोड़ी है, 1/2 है ना ये। आरटी थोड़ी है, 1/RT है। लेफ्ट पे 1/RT था, तो आरटी की वैल्यू 2 है, 1/RT की तो 1/2 है। अब चेक करो, दिस इज 1/2 माइनस 1/3, फिर इसका रेसिप्रोकल करो। पूरा 6 आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लो। क्या 6 आ रहा है? 6 ओम। ठीक है, देखो मुझे इससे डाउट हो रहा था कि जब पैरेलल में आते हो ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ऑलरेडी अगर इतनी कम रेजिस्टेंस होती है तो फिर फाइनल में तो और कम हो जानी चाहिए, तो ये ज्यादा थी तो कम हुई है ना। 6 ओम और 2 ओम जब पैरेलल में आएंगे तो आंसर में 2 ओम आ रहा है ना। पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, कम हो जाती है, तो इससे आपको थोड़ा इंडिकेशन आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। जैसे ये आंसर आया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि आंसर सही नहीं लग रहा, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस मिलती है तो कम होती है,
तो ऑलरेडी कम थी तो कैसे और कम कैसे होगी, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटरमाइन द रीडिंग एमीटर, ये सब आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा, सिमिलर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सर्किट डायग्राम बनानी है, पीछे की तरह ही है, होमवर्क है। तो यहाँ पे देखो सर्किट दिया हुआ है, 0.3 एम्पेयर अंदर आ रहा है, सीरीज से निकल रहा है, फिर पैरेलल में जा रहा है, सेम ऊपर वाले ऐसा ही। ये होमवर्क में करें तो आज ही कर लीजिएगा ना भूल जाएंगे। वायरिंग डायग्राम फॉर 2 लैंप्स ए एंड बी, सप्लाई से करंट गया, फ्यूज से निकला, ए और बी पैरेलल में चला गया। ठीक है, होमवर्क है, बिल्कुल सेम सवाल किया हमने। तो बेटा ये करना है, मॉक्स तक करना है, मैं अभी तो सिमिलर है ना भाई, तो बेटा रोज एक सब्जेक्ट पकड़ लो। सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, ये फिलामेंट वाला बिल्कुल सेम है जो पीछे किया था, ये रिपीट तो नहीं हुआ कहीं, इसका ग्राफ तो बिल्कुल सेम है। अच्छा भाई, सही है। अब आते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड तक आपका होमवर्क है, जो जो हो गया सब सेम, इससे बदल के कोई सवाल नहीं आया हुआ आगे कोई। अगर कोई डिफिकल्टी लेवल लगे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आ जाए। मैग्नेटिज्म में आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 6.1 show the coil of wire wound on a cardboard, there is a DC current in the coil। क्या हो रहा है भाई, 6.1 में आपको दिखाया जा रहा है कि एक कॉइल है, उस पर वायर वाउंड हो रहा है और कार्डबोर्ड ट्यूब के ऊपर वो उसको सिलेंडर बनाया हुआ आपने बेसिकली। डीसी करंट जा रहा है कॉइल में से, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज शोन इन द की, कि इनटू द बोर्ड है तो प्लस है, आउट ऑफ द बोर्ड है या आउट ऑफ द पेज है तो डॉट है। ठीक है, ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल। अच्छा भाई, आपको क्या बताया है, कॉइल है, कॉइल का मतलब सॉलिनॉइड है, ठीक है ना। सॉलिनॉइड की फील्ड आपको बता दी गई है। आपको कहा है कि भाई ये जो प्लस का मतलब है इनटू द पेज और डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज। तो अगर आपने सॉलिनॉइड हाथ में पकड़ा है तो कर्ल ऑफ द फिंगर करंट दिखाता है, इनटू द पेज ऊपर वाला, तो नॉर्थ आपके कहाँ पे बनना चाहिए, लेफ्ट पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप बना दो भाई नॉर्थ, और यहाँ पे बना दो आप साउथ। ठीक है, वैसे फील्ड तो मैंने वैसे ही बना दिया, आपको फील्ड बनाने को नहीं कहा बस, मुझे बनाने को कहा। ठीक है, मुझे लगा सिर्फ नॉर्थ साउथ का है, फील्ड बनाने को आया तो फील्ड बनाओ। आप थोड़ा सही से बनाना भाई, मेरा यहाँ पर पेन पूरा कैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, ये नॉर्थ से साउथ बनेगी फील्ड, नॉर्थ साउथ को अलग से दिखाना प्रोमिनेंट करके ऐसे, ये नहीं हो फील्ड के अंदर घुस जाएंगे। 6.2 में कह रहे हैं सिंपल लाउड स्पीकर दैट यूजेस द कॉइल शोन इन फिगर 6.1 अटैच टू अ पेपर कोन। लाउड स्पीकर की आपको डायग्राम दी हुई है, लाउड स्पीकर की कॉइल में नॉर्थ साइड इंसर्ट हो रही है और फिर बाहर जा रही है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सिग्नल जनरेटर, देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इन द कॉइल। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। क्या मतलब है 100 हर्ट्ज का मतलब है, इट मींस दैट 100 oscillations are being completed in 1 second। completed in 1 second। ठीक है, describe and explain the movement of the coil। मूवमेंट ऑफ द कॉइल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, 2-3 मार्क तो फिर लिखें। डिस्क्राइब बताए ना, जो मैंने हमारे लेक्चर में है ना लाउड स्पीकर,
उसी तरह है लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम। लिखें, ड्यू टू द करंट इन द कॉइल, due to the current in the coil and permanent magnet's field, या permanent magnetic field, due to the current in the coil and permanent magnet's field, comma, there will be a magnetic force, there will be a magnetic force due to interaction of magnetic field, there will be a magnetic force due to the interaction of magnetic field, due to the interaction of induced magnetic field, due to the interaction of induced magnetic field of current, due to the interaction of induced magnetic field of current, and due to the permanent magnet, and due to the permanent magnet's field, comma, the direction will be upward and downward respectively, comma, the direction will be upward and downwards respectively for the upper and lower ends of the cone, for the upper and lower ends of the cone। ठीक है भाई, आपको क्या बताया भाई, करंट था कॉइल में, उसकी वजह से एक फील्ड बनी, और परमानेंट मैग्नेट था उसकी वजह से एक फील्ड बनी। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि फील्ड फोर्स जो है कभी अपवर्ड जा रही है कभी डाउनवर्ड जा रही है, क्योंकि कॉइल में फील्ड चेंज हो रही है, ऑसिलेटिंग है ना करंट। तो परमानेंट मैग्नेट की फील्ड कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उनके इंटरेक्शन की वजह से फोर्स कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड जा रही है। तो उसकी वजह से कोन जो है ना वो वाइब्रेट कर नीचे, स्पीकर में नहीं होता ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। ठीक है, आगे कहते हैं भाई, अ सिंपल apparatus used to demonstrate electromagnetic induction is shown in figure 7.1। क्या हो रहा है भाई, ये कॉइल है, आपके पास कॉइल है, कॉइल के ऊपर एक मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट हैंग हुआ हुआ है स्प्रिंग से, और वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऊपर नीचे हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके अंदर, कॉइल के अंदर। और कॉइल के पैरेलल में आपने क्या लगाए हुए, एलईडीज लगाई हुई। तो ये एलईडीज को जब करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा, तो ये लाइट अप होंगी। तो आपको कहा भाई, the coil is connected to two LEDs, the magnet moves in and out of the coil, explain why there is an induced EMF in the coil and the magnet moves। exactly, बिल्कुल लिखें इसको, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, कॉमा, magnetic flux linkage to the coil, magnetic flux linkage to the coil changes, magnetic flux linkage to the coil changes, magnetic flux linkage to the coil changes, which will induce an EMF in the coil, which will induce an EMF slash current भी लिख देना in the coil as per Faraday's laws of induction, ये electromagnetic induction। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं explain why one LED lights up when the magnet moves into the coil and other lights up when the magnet moves out of the coil। और इसको आप थोड़ा सा ना एलईडी से ज़्यादा इसके रिस्पेक्ट से बताओ कि मूवमेंट ऑफ मैग्नेट जब चेंज होती है तो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाती है। ये हमने लेंस लॉ से पढ़ा था कि लेंस लॉ में ये होगा कि हमेशा करंट जो है वो अपोज करेगा इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से या मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की डायरेक्शन से। ठीक है, तो वो रीज़न है। और एलईडी के बारे में थोड़ा सा बता दो, चलो आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर्स में। एलईडी सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करती है, तो हमने उल्टी एलईडी लगाई ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, तो एक डायरेक्शन में एक कंडक्ट करेगी, दूसरी डायरेक्शन में दूसरी कंडक्ट करेगी। लिखिए इसका आंसर, as the direction of the induced EMF and current gets reversed, as the direction of induced EMF slash current gets reversed when the magnet is moved, gets reversed
as the magnet is moved in and out of the coil. As the magnet is moved in and out of the coil, in and out of the coil, so the diode will allow current to pass through it only in one direction. Only in one direction. Only in one direction. So कह रहे the LEDs are brighter when the magnet moves faster. Explain why. ज़्यादा करंट, ज़्यादा EMF, ज़्यादा ब्राइट होगा. This is because of the higher rate of change of magnetic flux linkage. This is due to the higher rate of change of magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage, which eventually increases the value of induced EMF and current. Because the value of induced EMF and current. कहाँ तक लिखा तुमने? Due to which flux linkage, due to which eventually increases the value of induced EMF slash current. तो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर, फिर बाकी के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और जो होमवर्क है वो आप लोग करें फिर. अच्छा, इसको स्टॉप कर दो भाई, रिकॉर्डिंग को.